वाली गवार सास। वर्षा मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन उसे फैशन का बड़ा ही शौक था। वो हमेशा ट्रेंडिंग और वेस्टर्न कपड़े ही पहनना पसंद करती थी। अरे वर्षा बेटी, कहाँ जा रही हो? माँ, मैं नीलू के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। आखिर मेरा बर्थडे भी आने वाला है, मुझे उसके लिए भी कपड़े लेने हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? इसमें तुम्हारा आधा पेट दिख रहा है। जरा ढंग के कपड़े पहनकर बाहर निकला करो। अब तुम बच्ची नहीं रही, कल को तेरी शादी होगी तो तुझे वहाँ ऐसे कपड़े पहनने को नहीं मिलेंगे। अरे माँ, आप भी ना पता नहीं कौन से जमाने में जी रही हो। मॉडर्न जमाना है, अब तो हर कोई ऐसे ही कपड़े पहनता है। आप बस मेरे लिए मॉडर्न सास ढूंढना जो नए सोच की हो। अब मैं चलती हूँ। वर्षा अपनी दोस्त नीलू के साथ मॉल जाती है और दोनों वहाँ खूब कपड़े खरीदती है। वर्षा अपने लिए नए नए मॉडर्न कपड़े खरीदती है और फिर शॉपिंग करके दोनों अपने घर आ जाते हैं। अच्छा नीलू, अब मैं चलती हूँ। तुम मेरे बर्थडे पार्टी वाले दिन जरूर आना। जरूर आऊंगी, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे जो है। बाय। वर्षा की कॉलेज की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। आज वर्षा का बर्थडे था, जिसमें उसकी कॉलेज की कुछ दोस्त भी इनवाइटेड थी। अपने बर्थडे पर वर्षा ने काफी मॉडर्न कपड़े पहने थे। कुछ दिन बाद वर्षा के माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। एक दिन वर्षा को देखने के लिए लड़के के माता पिता आए। लड़के की माँ ने टाइट जीन्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था। उसे देखते ही वर्षा एक ही नजर में अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, आप इसी घर में मेरी शादी कराओगी। अरे बेटी, अभी लड़का तो आया भी नहीं है, एक बार तू लड़का तो देख लेती। अरे माँ, जब लड़के की माँ इतनी मॉडर्न है तो लड़का भी मॉडर्न ही होगा ना। मुझे मेरी जीन्स वाली सास तो बहुत पसंद है। वर्षा जोर जोर से हंसने लगती है। इधर लड़के वाले को भी वर्षा बहुत पसंद आती है और दोनों तरफ से बातचीत फाइनल होने के बाद शादी पक्की हो जाती है और बहुत जल्दी ही वरुण नाम के लड़के से वर्षा की शादी हो जाती है। वर्षा खुशी खुशी अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आकर तो मानो वर्षा के पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। वो शादी के भारी भरकम लहंगे में अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसकी सास वहाँ पर जीन्स और क्रॉप टॉप पहने आती है। प्रणाम माँ जी। माँ जी, मैं कह रही थी मुझे लहंगा में बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं हल्का सा कोई गाउन या सूट पहन लूं? बिल्कुल नहीं बहू, आज शादी की पहली रात है, कम से कम आज तो लहंगा पहनना ही पड़ेगा, ये हमारे घर का रस्म है। शायद मेरी सास ठीक कह रही है, आखिर एक ही दिन की तो बात है, उसके बाद तो मैं अपने मन मुताबिक कपड़े पहन ही सकती हूँ। उसके बाद शादी के बाद की बाकी की कुछ रस्में होती है और फिर सभी सोने अपने कमरे में चले जाते हैं। वर्षा भी वरुण के साथ अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे आधी रात को टॉयलेट आता है। उफ़ो, इस टॉयलेट को भी अभी आना था, अब मैं लहंगा में टॉयलेट कैसे जाऊंगी? वर्षा उठकर धीरे धीरे टॉयलेट की तरफ जाने लगती है, तभी अचानक से टॉयलेट में रखे काले पॉलिथीन से टकराकर वर्षा गिरते गिरते बचती है। अरे, ये टॉयलेट में क्यों रखा हुआ है? इसकी वजह से तो मैं अभी गिर जाती। वर्षा जब उस पॉलिथीन को खोलकर देखती है तो उसे जमीन पर फेंकते हुए कहती है, छी, ये इतना गंदा हगीज, आखिर हमारे घर में तो कोई बच्चे भी नहीं है, तो ये हगीज कौन पहनता है? शायद शादी में आए मेहमान होंगे, उन्हीं में से किसी ने इसे यहाँ फेंका होगा। रिश्तेदारों को भी ना बस दूसरों के घर को गंदा करने के सिवा कुछ नहीं आता है। उसके बाद वर्षा टॉयलेट करके अपने बिस्तर पे आकर लेट जाती है। अगले दिन वर्षा नहाने जा रही थी, तभी उसकी सास भारी भरकम साड़ी देते हुए कहती है, वर्षा बहू, ये हमारी खानदानी साड़ी है, आज नहाकर तुम्हें यही पहनना है। ये बुढ़िया भी ना पागल हो गई है, खुद तो टॉप टॉप और जींस पहनकर घूमती है और मुझे ये मोटे मोटे साड़ी पहनने को दे रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इसी घर की बहू हूँ। वर्षा चुपचाप साड़ी लेकर नहाने बाथरूम में चली जाती है, लेकिन उसे फिर से बाथरूम में हगीज फेंका हुआ दिखता है। वह घर के काम करने वाली सुखिया दीदी से कहकर हगीज को बाहर फेंकवा देती है और वो नहा धोकर अपने कमरे में आ जाती है। वर्षा ने धीरे धीरे अपने घर के कामकाज को संभालना शुरू कर दिया था। वैसे तो घर के सभी कामों के लिए अलग से नौकरानी थी, लेकिन नौकरानी को कैसे क्या काम करना है ये बताना वर्षा का काम था। वर्षा अपने घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी उसे रोजाना बाथरूम में हगीज जरूर मिलता था।
जिसे देखकर वर्षा परेशान रहने लगी थी। दरअसल वर्षा की सास फूलमती देवी को पैंट में सुसु और पोटी करने की बीमारी थी, इसलिए वो हमेशा हगीज पहन कर रखती थी। एक दिन वर्षा अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, न जाने हमारे बाथरूम में रोज रोज हगीज कौन फेंक देता है। मुझे तो अपने घर की नौकरानी सुखिया पर शक है, वही हमारे इस घर में इतनी गंदी हरकत कर सकती है। हाँ वर्षा बहू, मुझे भी सुखिया पर ही शक लगता है। तुम सुखिया का ध्यान रखना, जिस दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया ना, उसी दिन उसे हम काम से निकाल देंगे। अब जाओ और जल्दी से नहा धोकर नई साड़ी पहन लो। माँ जी रोज रोज नई साड़ी? अरे वर्षा बहू, नई बहू को हमेशा नया ही बनकर रहना चाहिए। अब जाओ। उस दिन से वर्षा सुखिया पर नजर रखने लगती है, लेकिन सुखिया खुद भी बहुत ही साफ सफाई से रहती थी। वो घर को भी अच्छे से साफ रखती थी। एक दिन उसकी सास शॉपिंग करने दुकान गई थी, लेकिन वो गलती से अपना पर्स भूल गई। हेलो वर्षा बहू, मैं बाजार आई हूँ, लेकिन गलती से अपना पर्स अलमीरा में ही भूल कर आ गई हूँ। तू जरा अलमीरा में से मेरा पर्स लेकर मुझे सिटी मॉल में दे जा, तब तक मैं सामान ले लेती हूँ। ठीक है माँ जी। वर्षा अपनी सास के कमरे में जाकर उसकी अलमारी से उसका पर्स ढूंढने लगती है। वर्षा पर्स ढूंढ ही रही थी, तभी उसके सर पर हगीज का 4-5 पैकेट आकर गिरता है। अरे ये सब क्या है? ये तो हगीज है, और ये तो वही हगीज है जो हर रोज मुझे बाथरूम में दिखता है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं बाथरूम में मिलने वाली हगीज माँ जी का है? माँ जी हगीज पहनती है? मुझे इस बात की सच्चाई का पता लगाना ही होगा। वर्षा को तभी वहीं पर पर्स भी मिल जाता है और वो हगीज का पैकेट वापस से रखकर पर्स लेकर मार्केट चली जाती है। आ गई वर्षा बहू, तुझे मैंने परेशान कर दिया ना बहू? नहीं माँ जी, मैं तो बस घर पे बैठे बैठे बोर ही हो रही थी, इसी बहाने मैं भी थोड़ा बाजार घूम लूंगी। अरे नहीं बहू, तू अब घर जा। नई बहू को इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुझे जो भी चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करके बता देना, मैं घर लेकर आ जाऊंगी। ये बुढ़िया भी ना खुद के घर में रहने की उम्र में मार्केट घूम रही है और मुझे घर भेज रही है। आखिर माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। उसके बाद वर्षा घर आकर अपनी सास की अलमीरा में से सारा हगीज निकालकर छुपा देती है। थोड़ी देर के बाद उसकी सास घर आती है और अपने कमरे में चली जाती है। वर्षा भी चाय लेकर उनके पीछे कमरे में आती है। तभी वो देखती है कि उसकी सास बहुत घबराई हुई अपने अलमीरा में से कुछ ढूंढ रही है। क्या हुआ माँ जी, आप क्या ढूंढ रही हैं? अरे वर्षा बहू, मैंने अपने अलमीरे में सोने की चैन रखी थी, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही, बस उसी को ढूंढ रही हूँ। उसकी सास ने चैन का बहाना बनाकर अलमीरा में हगीज ढूंढ रही थी। तभी घबराहट से उसकी पैंट में सुसु निकल जाती है। कुछ परेशानी है क्या माँ जी? आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। बहू, मेरे सिर में बहुत जोरों की दर्द हो रही है बहू, मैं दवाई लेने केमिस्ट पर जा रही हूँ। अरे माँ जी ऐसी बात है तो अब आप आराम करिए, दवाई मैं ला देती हूँ, आपके सर पर तेल लगाकर मालिश भी कर दूंगी। नहीं बहू, दवाई मैं खुद ही लेकर आऊंगी। उसके बाद उसकी सास तेजी से केमिस्ट पर जाती है और एक हगीज का पैकेट खरीद कर घर ले आती है। वर्षा भी दरवाजे पर ही खड़ी होती है। माँ जी आपके हाथ में क्या है? सिर दर्द की दवाई है बहू। इतनी बड़ी पैकेट में सर दर्द की दवाई? जरा मुझे भी तो दिखाइए, आखिर सर दर्द की ये कौन सी दवाई है? ये मेरे सर दर्द की स्पेशल दवाई है, डॉक्टर ने कहा था इसे लेने से सर का दर्द चुटकियों में गायब हो जाता है। उसके बाद उसकी सास जल्दी से अपने कमरे में जाती है और एक हगीज लेकर बाथरूम में चली जाती है और अपनी पुरानी हगीज चेंज कर बाहर आती है। अब जाकर राहत मिली। माँ जी लाइए, मैं आपके सर की मालिश कर दूं? नहीं वर्षा बहू, मेरे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। वर्षा मन ही मन सोचती है, वो तो मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि ये सर का दर्द कैसे ठीक हुआ है। आपको तो मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी माँ जी। दूसरे दिन वर्षा सोकर नहीं उठती। अरे वर्षा उठो जल्दी, 10 बज गए। हे भगवान, मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। वरुण जी आज मुझसे नहीं उठा जाएगा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप जाकर माँ जी से मेरे लिए सर दर्द की दवाई लेकर आ जाइए ना, उनके पास सर दर्द की बहुत अच्छी दवाई है। वरुण अपने माँ के कमरे में जाता है। वरुण बेटे, दवाई तो खत्म हो गई है। तभी उधर से वर्षा भी आ जाती है। अरे माँ जी, कल ही तो आपने बड़े से पैकेट में भरकर सर दर्द की दवाई लेकर आई थी,
इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? तभी वर्षा माँ जी के अलमारी से हगीज का पैकेट निकालती है और कहती है, माँ जी यही है ना आपके सर दर्द की दवाई? वर्षा ये तो हगीज है। लेकिन माँ जी तो कल कह रही थी ये उनके सर दर्द की दवाई है। मुझे माफ कर दो बच्चों, ये हगीज मेरे ही है। हमेशा से हर बात पर मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, जिस वजह से मेरे सुसु पॉटी निकल जाती है। इस वजह से मैं मजबूरन हगीज पहनती हूँ और इसी वजह से मैं जीन्स भी पहनती हूँ ताकि हगीज अच्छे से फिट रहे। ये मेरी मजबूरी है, मेरा फैशन नहीं। क्या? हे भगवान, मैं तो हमेशा से ये सोचकर खुश होती थी कि मेरी सास नए जमाने की एकदम मॉडर्न और नए ख्यालात की है। मुझे क्या पता था आप हगीज फिट रखने के लिए जींस पहनती हो। मुझे माफ कर दे बहू, मैं मारे शर्म के ये बात हर किसी से छुपाते आई हूँ। माँ जी ये छुपाने वाली बात नहीं, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। आप कल ही हमारे साथ डॉक्टर के पास चलेंगी। उसके बाद वरुण और वर्षा उन्हें लेकर डॉक्टर के पास जाता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद उसकी सास की सुसु पोटी वाली बीमारी सही हो जाती है और वो हगीज और जींस पहनना छोड़ देती है। काली बदसूरत को मिला परी वाला लहंगा। गंगा किनारे एक गांव था। उसी गांव में रजनी का खुशहाल परिवार था। रजनी के पिता खेती का काम करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। वैसे तो रजनी बहुत दयालु थी, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो बहुत ज़्यादा काली और बदसूरत थी। लेकिन उसके माता पिता रजनी से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रजनी अब शादी के लायक हो जाती है और उसके घर वाले रजनी के लिए रिश्ता देखने लगते हैं। अरे भाई साहब माफ करना, ये मेरा इकलौता बेटा है और मैं अपने बेटे को आपकी इस काली बदसूरत बेटी को नहीं ब्याह सकती। देखिए मेरी बेटी दिखने में जरूर थोड़ी सांवली है, लेकिन वो बहुत ही गुणी है। माँ, मैं इस काली लड़की से हरगिज शादी नहीं करूँगा। आप चलिए यहाँ से। उसके बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह जो भी लड़का रजनी को देखने आता सभी उसके काले रंग की वजह से उसे मना करके चले जाते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रजनी की शादी की उम्र निकलते जा रही थी। उसके साथ की जितनी भी लड़कियां थी सभी की शादी हो चुकी थी और उसकी कुछ सहेलियां तो माँ भी बन चुकी थी। अब तो रजनी के गाँव वाले भी उसे इसके लिए ताने मारने लगे थे। अरे इस बेशरम को देखो, खा खा कर भैंस की तरह होते जा रही है, लेकिन अभी तक अपने पिता के ऊपर बोझ बनकर बैठी हुई है। अरे चिंटू की माँ, जरा तो खुद भी सोच, आखिर इस काली बदसूरत से भला कौन शादी करेगा? शादी के लिए अच्छी शक्ल भी तो होनी चाहिए। ये कहकर वे दोनों औरतें हंसने लगती है। रजनी को उसके गांव वाले भले ही ताने देते थे, लेकिन रजनी के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी बेटी की बहुत ही चिंता थी। एक दिन रजनी की माँ ममता उसके पिता से कहती है, सुनिए जी, मुझे अपनी बच्ची की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। उसकी शादी की उम्र निकलते जा रही है। अगर हमने अभी भी देरी की फिर हमारी बेटी के हाथ में कभी हल्दी नहीं लग पाएगी। चिंता तो मुझे भी होती है रजनी की माँ। मैं कल ही शहर जाकर तुम्हारे भाई से बात करता हूँ, शायद उसकी नज़र में कोई लड़का हो। मैं क्या कह रही थी जी कि हमने जो घर बनाने के लिए कुछ पैसे बैंक में रखे थे ना, आप उसे निकाल लाइए। उससे मैं अपनी रजनी के लिए गहने बनवा दूंगी और दहेज के लिए भी कुछ पैसे रख लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में हमारी बेटी की शादी बिना पैसे और दहेज के हो पाएगी। तुम ठीक कह रही हो रजनी की माँ। अगर हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिलता है तो हम दहेज और गहने देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी बेटी की जिंदगी में खुशियाँ लेकर ही आएंगे। ये सोचकर रजनी के लिए भोला राम अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बैंक से निकाल लाता है और अपनी पत्नी के साथ बाजार जाकर रजनी के लिए सोने के गहने और अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेता है। अजी, हमने तो झुमका बनवाया है, वो तो बहुत ही गजब का है। देखना रजनी के ऊपर ये खूब जचेगा। और अब जब ये सब पहनकर वो लड़के वालों के पास जाएगी ना, तो लड़के वाले तुरंत ही उसे पसंद कर लेंगे। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए और मेरी बेटी का घर बस जाए। वे दोनों ये बात करते हुए घर जा ही रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक चोर आकर उसके हाथ से उसका थैला छीनकर भाग जाता है। वे लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन चोर तुरंत ही वहाँ से रफूचक्कर हो जाता है। अब क्या होगा जी? वो सिर्फ गहना ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी भर की मेहनत और हमारी बेटी की आने वाली कल की खुशियाँ थी, सब बर्बाद हो गया। हम लुट गए जी। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था रजनी की माँ।
शायद हमारी बेटी की किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं है। हे भगवान, तू हम गरीब के साथ ऐसा क्यों करता है? अब तू ही हमें कोई रास्ता दिखा। दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी मन से वहाँ से घर आ रहे थे। तभी ममता की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत चमचमाते हुए लहंगे पर जाती है। अरे ये लहंगा इस सुनसान रास्ते पर आखिर किसका हो सकता है? और ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। देखिए ना रजनी के बापू, ये किसका लहंगा है? भोला राम वहाँ आसपास देखता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। अंत में वे दोनों उस लहंगे को लेकर काफी देर तक वहाँ बैठते हैं ताकि कोई तो उस लहंगा को ढूंढते हुए वहाँ आएगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। जिसके बाद ममता उस लहंगा को लेकर अपने घर आ जाती है। आते ही रजनी को वो लहंगा दिखाती है। रजनी जल्दी से जाकर उस लहंगा को पहन लेती है। देखो ना माँ, ये लहंगा तो बिल्कुल मेरे नाप का है। ममता जब अपनी बेटी की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि रजनी अब काली बदसूरत नहीं बल्कि किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी। रजनी के बापू, जरा इधर तो आइए, ये हमारी रजनी ही है ना? देखिए ना, हमारी रजनी एकदम परी की तरह लग रही है। रजनी भी जब अपने आप को शीशे में देखती है तो खुशी से झूम उठती है और अपने माता पिता के पास जाती है। जहाँ इधर सब रजनी की खूबसूरती को देखकर खुश थे, वहीं परी लोग की नयनतारा परी बहुत परेशान थी, क्योंकि सुबह से ही उसका सबसे पसंदीदा रानी परी का दिया हुआ लहंगा नहीं मिल रहा है। हे ईश्वर, मेरा जादू लहंगा कहाँ गायब हो गया है? जादू लहंगा ही तो है जो मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है और मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। ऐसे में मेरे उस जादुई लहंगा का खो जाना बहुत ही नुकसान की बात है। वैसे भी वो लहंगा मुझे रानी परी ने तोहफे में दिया था, मुझे हर हाल में वो लहंगा चाहिए। इतना बोलकर नयनतारा अपनी आंखें बंद करके अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और फिर कहती है, अच्छा तो मेरा जादुई लहंगा धरती लोक पर है, वो भी एक साधारण इंसान के हाथ में। अब मुझे कैसे भी करके उस जादुई लहंगा को धरती लोक से लेकर आना ही होगा। उसके बाद परी उड़ते हुए धरती लोक पर आती है और फिर एक साधारण सी चूड़ी बेचने वाली का रूप धारण कर वो रजनी के घर पहुंचती है। इधर रजनी की खूबसूरती की वजह से उसके घर में रिश्तों की लाइन लग जाती है। जो कोई भी रजनी को देखता वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता, क्योंकि इस समय उसके पूरे गाँव में रजनी से खूबसूरत लड़की कोई और नहीं थी। रजनी की शादी एक बहुत ही उच्च खानदान में वैभव नाम के लड़के से तय हो जाती है। आज रजनी की सगाई थी। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में अंगूठी पहना रहे थे। तभी परी आवाज लगाती है, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ी ले लो। लेकिन रजनी के घर में काफी मेहमान आए थे, इस वजह से उस चूड़ी वाले पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी परी फिर से जोरदार आवाज लगाती है, शादी के शुभ मुहूर्त पर शगुन और हल्दी की प्यारी प्यारी चूड़ियाँ ले लो। ये सुनकर रजनी सोचती है, अरे शादी के मुहूर्त पर शगुन और हल्दी की चूड़ी, इसे खरीदना तो बहुत ही शुभ होगा। मैं जल्दी से जाकर उसे चूड़ी ले आती हूँ। ये सोचकर रजनी चूड़ी वाली को रुकने के लिए कहती है और जैसे ही रजनी उस जादुई लहंगा को पहने हुए उस परी के सामने आई तो वो परी अपने लहंगे को देखते ही पहचान गई। जिसके बाद परी रजनी को जादू से सम्मोहित कर उसका जादुई लहंगा उससे ले लेती है और रजनी फिर से अपने साधारण कपड़ों में आ जाती है। परी जैसे ही रजनी से अपना लहंगा लेती है वैसे ही वो फिर से पहले की तरह ही बदसूरत हो जाती है। उसका इतना काला और भद्दा सा चेहरा देखकर परी बहुत दुखी हो जाती है। अरे ये लड़की तो बेहद बदसूरत हो गई है, अब मैं क्या करूं? लेकिन मेरे लिए मेरा ये लहंगा बहुत ज़रूरी है, मैं इस लहंगे को किसी इंसान के हाथ में नहीं दे सकती। रजनी को देखकर परी के आंखों से आंसू टपककर रजनी के हाथों पर गिर गया। ये लो बहन, मेरी तरफ से ये लहंगा और ये चूड़ी तुम्हारी शादी का तोहफा है, तुम अपनी शादी में इसे ही पहनना। इतना बोलकर परी अपना जादुई लहंगा लेकर वहां से चली जाती है। परी जाते जाते अपने साथ रजनी की खूबसूरती भी लेकर चली जाती है, लेकिन रजनी को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था। वो जैसे ही घर के अंदर आती है उसे इस तरह देखकर लड़के वाले उससे रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे हाथों में अभी हल्दी लगने ही वाली थी, फिर अचानक से ये लोग मुझसे रिश्ता तोड़कर कैसे जा सकते हैं? रजनी जब अपने आप को शीशे में देखती है तो वो समझ जाती है कि आखिर उसका रिश्ता क्यों टूटा, क्योंकि परी जादुई लहंगे के साथ साथ रजनी की खूबसूरती भी लेकर जा चुकी थी। मैं फिर से बदसूरत हो गई। मुझे अभी अभी तो खुशी का एहसास हुआ था, अभी अभी तो पता चला था कि खुशियाँ कैसी होती है, लेकिन पता नहीं मेरी खुशी को किसकी नज़र लग गई। जब भगवान को मुझे खुशियाँ देनी ही नहीं थी, फिर चंद समय के लिए मुझे खुशियाँ क्यों दी? आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
रजनी रोते रोते सो जाती है। वहीं रजनी के माता पिता को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। वे लोग भी काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब रजनी सोकर उठती है तो वो फिर से परी की तरह खूबसूरत हो जाती है। अरे मेरी बेटी रजनी, तू तो फिर से परी की तरह खूबसूरत हो गई है। एक बार फिर तेरा चेहरा खिल गया है बेटी। अपनी माँ के कहने पर रजनी जब शीशा देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो एक बार फिर से खूबसूरत हो चुकी थी। और ये सब हुआ था परी की आंसुओं की वजह से, जो रजनी के हाथों पर गिरा था। अब रजनी को खूबसूरत दिखने के लिए किसी जादुई लहंगे की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परी जाते जाते रजनी को अपनी खूबसूरती दे गई थी। और फिर कुछ ही दिन बाद रजनी की शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से हो जाती है और वह शादी वाले दिन वही लहंगा और चूड़ी पहनती है। जादुई डायमंड और गोल्ड के 2 लहंगे। रामपुर गांव में पाखी और पूर्वी नाम की 2 जुड़वा बहनें रहा करती थी। दोनों की माँ उन्हें जन्म देते ही मर गई थी, जिस वजह से बचपन से ही पाखी और पूर्वी अपनी माँ का लाड़ प्यार देख नहीं पाई। पाखी और पूर्वी के पिता कन्हैया शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी के मैनेजर थे, जिस वजह से उन्हें ज्यादातर शहर जाना पड़ता था। लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो पाखी और पूर्वी को अपने साथ शहर ले जाते हैं, जिसके बाद वो वहीं पर कुछ दिनों तक नैनी के सहारे उन्हें पालते हैं। ऐसे ही 5 साल तक नैनी द्वारा पाले गए पाखी और पूर्वी अब बड़ी हो जाती है और अब उनका स्कूल भी शुरू हो जाता है। कई सालों तक कन्हैया अपनी बच्चियों का देखरेख नैनी के द्वारा करवाता है, लेकिन अब बच्चियां बड़ी हो गई थी जिन्हें माँ की जरूरत थी, जिस वजह से कन्हैया अपनी दूसरी शादी करने के बारे में सोचता है और सुषमा नाम की औरत से कन्हैया दूसरी शादी कर लेता है, ताकि वो अपनी बच्चियों को माँ का प्यार दे सके। सुषमा की अपनी भी पहले से एक बेटी थी जिसका नाम सुहानी था। शुरुआत में सुषमा सभी बच्चों को एक नजर से देखती थी, ताकि उसके पति कन्हैया को कभी भी उस पर कोई शक ना हो, और हमेशा सबका ख्याल रखती थी। कुछ सालों तक तो ऐसा ही चलता रहा। सुषमा बच्चियों के बड़े होने का इंतजार करती है और जब बच्चियां 10 साल की हो जाती है तो सुषमा पाखी और पूर्वी से घर का सारा काम करवाती है और उन्हें रोटियां तक चैन से खाने नहीं देती है। रोजाना बहुत सारा काम करने के बाद पाखी और पूर्वी थक जाने की वजह से दिन में सो जाया करती है और उन्हें सुकून से सोता देखकर सुषमा कहती है, तुम दोनों को सोने के लिए किसने कहा था? बहुत सारा काम है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, चलो उठो और ये सारा काम करो। ये सारा काम करने के बाद मुझे कुछ पकौड़े बनाकर खिलाओ, समझी? ये सुनकर दोनों बच्चियां उठती है और वापस से अपने काम पर लग जाती है। तभी वहाँ पर सुषमा की बेटी सुहानी आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे स्कूल के दोस्त मेरे बर्थडे पार्टी की जिद कर रहे हैं, क्या मेरा बर्थडे हमारे घर में मना सकते हैं? कैसी बातें कर रही है बेटा, तेरा बर्थडे तो जरूर मनाया जाएगा, तू तो मेरी इकलौती बेटी है। ठीक है माँ, अब मैं अपने दोस्तों को इनवाइट कर देती हूँ, लेकिन मुझे आपकी परमिशन तो चाहिए थी ना। लेकिन माँ, मुझे पहनने के लिए बहुत सुंदर ड्रेस चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी दोस्तों को कहा है आप मुझे बर्थडे पर प्रिंसेस वाली ड्रेस दिलवा रही हो। तू तो मेरी लाडली बेटी है तो सुंदर ड्रेस तो पहनेगी ही। मैं तुझे किसी भी ड्रेस को दिलवाने से मना नहीं करूंगी, और ये ड्रेस मेरी तरफ से तेरे जन्मदिन का गिफ्ट समझना। सुहानी का बर्थडे नजदीक आ रहा होता है, जिस वजह से सुहानी अभी से उसकी तैयारी में लग जाती है। वो अपने बर्थडे के लिए बहुत खुश होती है, जिस वजह से वो अपनी माँ को ड्रेस लाने के लिए बोलती है। तभी पास में खड़ी दोनों बहनें पाखी और पूर्वी अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप लोग मार्केट जा रहे हो तो क्या आप हमारे लिए भी 2 फ्रॉक लेकर आ सकते हैं? हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, अब हमारे पास नए कपड़े नहीं रहे, सभी कपड़े पुराने हो चुके हैं, हमें भी कपड़ों की जरूरत है, और जो भी कपड़े हमारे पास है सब में छेद हो गया है और कोई तो फट गया है। क्या आप हमारे लिए भी सुहानी जैसी ड्रेस ले आएंगे? तुम दोनों बहनों को टोकने की बहुत बुरी आदत लग गई है। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है, जब मेरी बेटी और मैं बाहर जा रहे हो तो पीछे से टोका मत करो। और रही बात ड्रेस की, तो अभी तो मैंने कुछ समय पहले तुम्हें नई ड्रेस दिलाई थी, अब मैं तुम्हें ड्रेस नहीं दिला सकती। मैं अपनी बेटी सुहानी को ही नई ड्रेस दिलाऊंगी। तुम लोगों के पास जो भी फटे पुराने कपड़े हैं
वही पहनकर अपना काम चलाओ, समझ गई? माँ, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है। नौकरानियों को भी भले कपड़ों की क्या जरूरत होती है। सुनो, अब हम दोनों बाहर जा रहे हैं। हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। और हाँ, हम जब आए तो हमें गर्मा गर्म ही रोटी चाहिए, समझी? पाखी और पूर्वी की जिंदगी उसकी सौतेली माँ ने बिल्कुल खराब कर रखी थी। हमेशा वो अपनी बेटी को प्यार करती थी, जिस वजह से दोनों बहनें बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। और उनके पिताजी काम में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को टाइम देने का भी समय नहीं मिलता। इस वजह से वे लोग अपनी सौतेली माँ का अत्याचार चुपचाप सहती रहती है। दोनों बहनें घर में काम कर रही होती है, तभी दोनों बहनों के मन में एक बात आती है। पूर्वी, वो चुड़ैल अभी घर से बाहर है, क्या हम दोनों बाहर चल के मोमोज खा सकते हैं? दीदी, वो दोनों तो मार्केट ही गई है, क्या पता बाहर निकलते ही हमारा उनसे सामना हो जाए। तुम चिंता मत करो छोटी, हम दोनों छुपकर चलेंगे और कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। चलो, इसी बहाने क्यों ना हम भी अपनी जिंदगी में थोड़ा एंजॉय करें। हमारे पिताजी इतना अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी भी अपने शौक पूरे नहीं कर पाए। आज तो हम बाहर जाकर रहेंगे, चाहे जो भी हो। घर का सारा काम खत्म करने के बाद दोनों बहनें तैयार होकर मार्केट निकल जाती है। मोमोज खाने के बाद वे लोग मार्केट में खूब एंजॉय करती है। थोड़ी देर बाद दोनों मार्केट घूमकर वापस घर आ जाती है। आते वक्त रास्ते में उन्हें एक घायल पक्षी मिलता है, जिसे देखकर दोनों बहनें उसे उठा लेती है, उसे अपने घर ले जाती है। वे लोग जैसे ही घायल चिड़िया की पट्टी करती है, वो चिड़िया एक परी के रूप में बदल जाती है और उनसे कहती है, सुनो, मैं एक चिड़िया बनकर इसलिए बैठी थी ताकि मैं तुम दोनों की परीक्षा ले सकूं, और तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। तुम जिसकी भी बेटी हो, वो बहुत किस्मत वाली है। तुमने आज मुझे घायल देखकर मेरी मदद की, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, हम आपकी कहानियाँ टीवी में देखा करते थे और आज हमारे सामने आप साक्षात खड़ी हैं। इस रास्ते से सब निकलते थे, लेकिन मुझे देखकर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम दोनों बहनें मुझे देखकर तुरंत मेरे पास आई और तुमने मेरी पट्टी की। मैं तुम्हारे इस नेक काम से बहुत खुश हूँ। ये सब तो मेरी एक माया जाल थी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी एक चुटकी बजाती है और वहाँ पर एक डायमंड का और एक गोल्ड का लहंगा उनके सामने आ जाता है। ये डायमंड और गोल्ड का लहंगा है। ये डायमंड और गोल्ड का लहंगा तुम्हारी हर बुरी स्थिति में तुम्हारी मदद करेगा और हमेशा तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। और हाँ, ये लहंगा जादुई है, तुम इससे जो भी चाहो मांग सकती हो। लेकिन परी जी, ये लहंगे हमारी मदद कैसे कर सकता है? डायमंड का लहंगा तुम्हें पैसे देगा और गोल्ड का लहंगा तुम उनसे जो भी खाने पीने की चीजें मांगोगी या पहनने की चीजें मांगोगी, वो सारी चीजें देगा। जब तुम्हारा जो मन करे तुम इससे मांग सकती हो। ये तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा करेगा और तुम दोनों अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रह सकती हो। दोनों बहनें डायमंड और गोल्ड का लहंगा पाकर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों लहंगा वो अपनी माँ और बहन से छुपाकर अपने कमरे में रखाती है। हे जादुई गोल्ड के लहंगे, हमें पहनने के लिए सुंदर सुंदर 2 फ्रॉक दे दो। उनके इतना कहते ही गोल्ड के लहंगे में से 2 फ्रॉक निकलती है। दोनों फ्रॉक इतनी अच्छी होती है कि ऐसी फ्रॉक पूरे गांव में किसी ने भी नहीं पहनी थी। थोड़ी देर बाद सुहानी और सुषमा वापस घर आती है। अपनी माँ और बहन को घर आता देख दोनों बहनें जादुई गोल्ड और डायमंड के लहंगे को छुपाकर रख देती है। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहता है और वो दिन आ जाता है जब सुहानी का बर्थडे होता है। सुहानी अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाती है और उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम दोनों बहनों से करवाती है। इतना सारा काम का लोड देखकर वो कहती है, हे जादुई गोल्ड के लहंगे, हमारी सौतेली माँ हमेशा हमारे ऊपर अत्याचार करती है, इसलिए तुम हमें ढेर सारे खाने की चाइनीज आइटम बनाकर दे दो ताकि हम भी तैयार होकर पार्टी में एंजॉय कर सके और सभी बच्चों के साथ खेल कूद सके। इतना कहते हुए गोल्ड के लहंगे से ढेर सारा चाइनीज खाना निकलता है और वो ले जाकर
दोनों बहनें टेबल पर सजा देती है। इतना जल्दी खाना बनता हुआ देखकर सुषमा हैरान हो जाती है और इधर दोनों बहनें तैयार होकर सुहानी के बर्थडे में आ जाती है। दोनों बहनों को इतना सुंदर ड्रेस में देखकर सुहानी बहुत उदास होती है, क्योंकि वो अपने बर्थडे के दिन उन दोनों बहनों से ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। माँ, ये दोनों बहनें इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से लेकर आ गई है? उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, ये लोग मुझसे ज्यादा सुंदर दिख रही है और मेरी ड्रेस तो इसके आगे फेल है। आप तो कह रही थी कि मैं सबसे सुंदर दिखूंगी, लेकिन ये दोनों मुझसे ज्यादा सुंदर लग रही है। बेटी, ये दोनों मनहूस बहनें कहाँ से इतनी सुंदर फ्रॉक लेकर आई है? ये बात तो मैं भी सोच रही हूँ। आखिर इन दोनों को ये फ्रॉक मिला कहाँ से? तभी दोनों माँ बेटी दोनों बहनों के कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। इस चुड़ैल को हम कुछ भी नहीं बताएंगे और हम इस जादुई और गोल्ड के लहंगे को हमेशा छुपा कर ही रखेंगे, ताकि हम अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा एंजॉय कर सके। आज से आप चिंता मत करो दीदी, हम इस जादुई डायमंड और गोल्ड के लहंगे के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और रही बात काम की, तो ये सारे काम तो हमारे लहंगे भी कर सकते हैं। अब हम अपनी जिंदगी में आराम कर सकते हैं। पिताजी तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उन्हें सौतेली माँ की हरकतों के बारे में क्या पता। उसके बाद दोनों बहनें उस जादुई लहंगे से अपने खाने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाई मंगाती है और खुद ब खुद लहंगे में से मिठाई निकलने लगता है। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती है और वो उस जादुई लहंगे को चुराने के बारे में सोचती है। दोनों बहनों के सोते ही दोनों माँ बेटी उनके कमरे में घुस जाती है और उनके कमरे की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे डायमंड और गोल्ड का लहंगा मिलता है। ओहो, तो ये डायमंड और गोल्ड का लहंगा इनके पास है। माँ, हम ये लहंगे चुरा लेते हैं और मैं अपना सारा काम अब से इसी लहंगे से करवाया करूँगी और इन दोनों बहनों को धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दूंगी। ऐसा सोचकर सुहानी उस लहंगे को उठाकर अपने कमरे में ले आती है। जादुई गोल्ड और डायमंड का लहंगा सिर्फ नेक और अच्छे इंसान की मदद करता था, जिस वजह से वो सुहानी और सुषमा की बात को नहीं सुनता है और काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से दोनों माँ बेटी गुस्से में आकर दोनों लहंगों को जलाने का सोचती है। वो जैसे ही दोनों लहंगे को जलाती है, वैसे ही आग की लपटें दोनों माँ बेटी को ही जलाकर भस्म कर देती है और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है।